Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu newspaper analysis for 10th of July 2024. 10 जुलाई 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। लाइक करना ना भूलें। और जिनको 2025 यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा कोर्स। एंड सेकेंड बैच स्टार्ट हो चुका है जिसमें क्लासेस चल रही हैं। कल टेस्ट भी था, उसमें एक हमने शॉर्ट किया था। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देना है। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ओंजे ट्राइब। ओंजे ट्राइब के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन से सही हैं, कितने सही हैं सॉरी। पहला कह रहा है दे आर सेमी नोमैडिक ग्रुप्स दैट आर डिपेंडेंट ऑन द ओशन एंड द फॉरेस्ट फॉर सस्टेनेंस, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है दे आर इनहेबिटेंट्स ऑफ द ग्रेट निकोबार आइलैंड, द मोस्ट साउदर्ली आइलैंड इन द अंडमान आर्कीपेलागो। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है दे आर वन ऑफ द 6 एबोरिजिनल ट्राइब्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो आप थोड़ा पॉज करके इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। देखो इसका आंसर है, क्वेश्चन पूछा है कितने स्टेटमेंट सही हैं। देखो कॉमन सेंस लगाओ, सेकंड स्टेटमेंट तो सही हो ही नहीं सकता ना। लिखा है ग्रेट निकोबार आइलैंड, मोस्ट साउदर्ली आइलैंड ऑफ द अंडमान। अब जब ग्रेट निकोबार है तो अंडमान आर्कीपेलागो का साउदर्ली मोस्ट कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ये इसका आंसर गलत है। ये ग्रेट निकोबार नहीं था, लिटिल अंडमान था इसमें। दे आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ लिटिल अंडमान विच इज द मोस्ट साउदर्ली आइलैंड ऑफ द अंडमान आर्कीपेलागो, ठीक है ना, क्योंकि वो तो निकोबार आर्कीपेलागो का हो जाएगा। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है। पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। आंसर विल बी 2 ओनली, 2 ही स्टेटमेंट सही है। दूसरा सवाल है, बहुत ही छोटा सवाल है, स्ट्रेट ऑफ टिरान। स्ट्रेट ऑफ टिरान ये कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में लाई करता है? ऑप्शन है इजिप्ट सऊदी अरेबिया, जापान रशिया, फिनलैंड रशिया, मैक्सिको एंड क्यूबा, है ना। आई होप आप लोग इसको कर पाएंगे। मैं इसको आपका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है इजिप्ट एंड सऊदी अरेबिया, स्ट्रेट ऑफ टिरान। तो मैं आपको छोटा सा मैप दिखाऊंगा जिसके बाद आपको पता चल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सऊदी अरेबिया एक तरफ है, दूसरी तरफ इधर इजिप्ट है, सिनाई पेनिनसुला वाला पार्ट, और ये बीच में आपको स्ट्रेट ऑफ तिरान दिख रहा होगा, ठीक है ना। स्ट्रेट ऑफ तिरान दिख रहा है। और इधर देखो इजिप्ट की शर्म अल शेख जहाँ पे COP हुई थी वो भी है यहाँ पे, है ना। बाकी स्ट्रेट ऑफ टिरान के ऊपर आपको गल्फ ऑफ अकाबा भी मिल रहा होगा जो कि सऊदी एंड इजिप्ट अगेन उसके बीच में इलाई कर रहा है। तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज़ था जो आपको दिखाना था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, स्ट्रेट ऑफ टिरान के बारे में आपने जाना होगा। मूव करते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरफ। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बैक ऑफ द न्यूज़पेपर। देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है वो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने अभी एक जॉइंट मिलिट्री ड्रिल की है विदाउट रशिया एंड चाइना। देखो क्या है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की जब हम बात करेंगे, मैं अभी आपको नाम बता दूंगा उनके। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें रशिया कहीं ना कहीं उनका पार्ट रहता ही रहता है। चाहे आप SCO यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ले लो जिसमें सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। और ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ बनी कैसे थी? एक्चुअली बनी ही ये जब जो फॉर्मर USSR था उसका जब ब्रेकडाउन हुआ तो उसके बाद से तो ये बनी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि क्यों ये कंट्रीज़ हमेशा इन्वॉल्व करती हैं इनको, लेकिन इस बार नहीं किया है। तो एक ड्रिल हुई थी जिसमें कजाकिस्तान ने होस्ट किया था बाकी के फॉर्मर सोवियत स्टेट्स को ड्रिल में, लेकिन रशिया उसमें कहीं नहीं दिखा। तो एक्सरसाइज का नाम है देखो बिरलेस्टिक 2024। ये देखो लिखा ना बिरलेस्टिक 2024। इसका मतलब होता है अलायंस इन कजाक भाषा में इसको मतलब होता है अलायंस। तो बिरलेस्टिक 2024 में जो कि कैस्पियन सी में हुई वहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया रशियन चाइना। बिरलेस्टिक नाम याद रखना, सेंट्रल एशियन कंट्रीज की एक्सरसाइज थी। अब कौन कौन सी कंट्रीज पार्ट ले रही हैं इसमें? तो इसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तजिकिस्तान। याद रखिएगा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तजिकिस्तान ये कंट्रीज पार्ट ले रही हैं। एब्सेंट कौन सी थी? तो तुर्कमेनिस्तान वॉज एब्सेंट फ्रॉम दिस, है ना। रशिया तो थी, तुर्कमेनिस्तान भी एब्सेंट थी, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा एक और आपको चीज़ बता दूं, जैसे कि इसमें एक कैस्पियन सी का नाम आया, तो लेट मी टेल यू अबाउट द कैस्पियन सी एज वेल। तो लेट मी टेल यू अबाउट द कैस्पियन सी मैप। कैस्पियन सी का अगर हम मैप देखें तो यहाँ पे आप दिख रहा होगा कि कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर कर रही हैं। तो बॉर्डरिंग कंट्रीज में आपको यहाँ पे रशिया दिख रहा है, इधर आपको अजरबैजान दिख रहा है, ठीक है ना, इधर आपको कजाकिस्तान दिख रहा है, ठीक है ना, इधर आपको तुर्कमेनिस्तान दिख रहा है, इधर आपको ईरान दिख रहा है, ठीक है। तो दीज आर द कंट्रीज दैट बॉर्डर दिस कजाकिस्तान
कैस्पियन सी। तो एक बार फिर से देख लीजिए, रशिया हो गया, ठीक है, रशिया टच करता है, देन कजाकिस्तान टच करता है, देन यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान भी टच करता है, बट तुर्कमेनिस्तान नहीं था। ईरान टच करता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो आपको अजरबैजान टच कर रहा है, ठीक है, अजरबैजान भी टच कर रहा है। तो ये कैस्पियन सी में थी, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसको आप याद रखिएगा इन कंट्रीज़ के नाम को, ठीक है। एंड एक बार आप ब्लैक सी का पता ना, बर्गर टी, मैंने आपको बताया था BURGRT, बर्गर टी करके इसका चीट कोड बताया था, है ना। कैस्पियन सी का आप मेरे को बता सकते हैं, कोई अगर कोड बने तो बहुत अच्छा वैसे कोड इसका बन जाता है, तो आप मेरे को एक बार बताइएगा, ठीक है ना। रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, फिर यहाँ पे ईरान भी है, फिर इधर अजरबैजान भी है। तो आई होप आप लोग एक कोड बना पाएंगे इसको, कौन कौन सी कंट्रीज टच करती हैं, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो यहाँ पे दूसरी जो है, माली रिटरेट्स एग्जिट फ्रॉम द रीजनल ब्लॉक इज इरिवर्सिबल। अब देखो क्या है कि माली, 3 कंट्रीज हैं जो कि यहाँ पे थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नाइजर, माली एंड बुर्किना फासो। तीनों अफ्रीकन नेशंस है, नाइजर, माली एंड बुर्किना फासो। इन तीनों ने एक ग्रुपिंग, अभी जो यहाँ की रीजनल ग्रुपिंग है अफ्रीका की, जिसको हम इकोवास बोलते हैं, इकोवास बोलते हैं, ठीक है ना। वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स जो हैं, वेस्ट अफ्रीकन नेशंस जो हैं, उनका एक इकोनॉमिक कोलैबोरेशन है इकोवास, और उसको इन कंट्रीज ने छोड़ दिया था। तो छोड़ करके इन्होंने अपना एक खुद का, तीनों कंट्रीज ने मिलकर कन्फेडरेशन बनाया है। इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, ये इकोवास था। इसको छोड़ दिया इन 3 कंट्रीज ने, नाइजर, माली एंड बुर्किना फासो ने, और अपना खुद का एक कन्फेडरेशन बना दिया, ठीक है ना। इकोवास की अगर हम बात करें तो इकोवास CEDEAO भी कहा जाता है इसको फ्रेंच में, रीजनल ग्रुपिंग है। 1975 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, और लैगोस ट्रीटी थी। कौन सी ट्रीटी थी? लैगोस ट्रीटी थी। एंड इसका मेन एम क्या है? प्रमोटिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग द मेंबर्स। इसका मेन है बॉर्डरलेस रीजन बनाना, अपने पूरा अफ्रीका में एक बॉर्डरलेस रीजन बनाना, स्पेशली जो वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स हैं वहाँ पे। इसके अलावा वेल इंटीग्रेटेड एंड गवर्नड इन अकॉर्डेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, गुड गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें हैं। मेंबर्स की अगर हम बात करें तो बेनिन, केप वर्डी, कोट डी आइवोर, गैम्बिया, घाना, गिनी बिस्सू, लाइबेरिया, नाइजीरिया, सियरा लियोन, सेनेगल एंड टोगो, ये कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, याद रखिएगा। एंड इकोवास लार्जर एम्स आर टू हैव अ सिंगल कॉमन करेंसी एंड क्रिएट अ सिंगल लार्ज ट्रेडिंग ब्लॉक इन एरिया ऑफ इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसके एम है। इस ग्रुपिंग को छोड़ दिया 3 कंट्रीज ने, नाइजर, माली, बुर्किना फासो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी थी, याद रखिएगा। इसके अलावा एक लोकेशन थी जो मैंने यहाँ म्यांमार में नोट करके रखी है, तो क्याऊ कामे या क्याऊ कमे, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि यह म्यांमार की लोकेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे भी मिलिट्री जंटा के कारण बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं। तो देखो यूपीएससी क्या लोकेशन वाले क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, तो इसको जरूर याद रखना कि क्याऊ में कहाँ पर है, ये म्यांमार में। बस लोकेशन टाइप का एक अलग से लूज पेपर में बना लेना, उसमें ऐड करते जाना, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए भी ईजी रहेगा, ठीक है। तो क्याऊ में करके म्यांमार कर लेना, ठीक है। बाकी तो स्टेट ऑफ टिरान भी आज एक आपको मैप का लोकेशन पता चल गया, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा आगे मूव करते हैं, देखते क्या है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की गई है। आप लोग के लिए छोटा सा होमवर्क और मैं दे रहा हूँ। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो यूपीएससी पूछेगा कि कौन कौन से क्रॉप्स हैं जिनके लिए, कौन कौन से क्रॉप्स है, कौन कौन से सीरियल्स है, कौन कौन से फ्रूट्स हैं, या कौन कौन से मतलब वो हैं जिनके लिए, पल्सेज हैं जिनके लिए एमएसपी दी जाती है। वो मेरे को आप एक बार लिस्ट बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन से हैं। 23-24 जितने भी हैं आपको दिखते हो, याद रखिएगा, बताइएगा। और एक इसके अलावा एक और है कि फ्री, ये फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइजेस, FRP किसके लिए दी जाती है, ठीक है ना। ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अगर बता सके तो बहुत अच्छी बात होगी, गनीमत होगी आप लोगों की। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो एक अब जियो स्पेशल व्यू ऑन द मैटरनल हेल्थ केयर फॉर द ट्राइबल पॉपुलेशन इन गुजरात। तो यहाँ पे एक्चुअली ये जियो स्पेशल व्यू इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अभी जियो स्पेशल व्यू के थ्रू ये देखा है कि कौन कौन से चंक्स ऐसे हैं गुजरात के जहाँ पे मैटरनल हेल्थ केयर प्रॉपर नहीं है और कहाँ पर मैटरनल डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है ना, स्पेशली जो ट्राइबल ब्लॉक्स हैं। तो यहाँ पर हमको 1-2 चीज़ें जो सीखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। यूएन की रिपोर्ट आई थी रिसेंटली जिसने हाईलाइट किया है कि इंडिया हैज़ अकाउंटेड फॉर ओवर 17% ऑफ द ग्लोबल मैटरनल डेथ्स इन 2020। 2020 में 17% जो जितनी भी ग्लोबल मतलब अगर 100 महिलाएं मैटरनल डेथ से मरी हैं वर्ल्ड में तो इंडिया में 17 अकेले हैं, ठीक है ना। तो विच इज़ द हाईएस्ट अमंग द
टॉप 10 कंट्रीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 60% ऑफ द डेथ्स, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंडिया में केसेस देखने को मिले हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं हमारे इंडिया में, तो एक मैटरनल डेथ के जैसे ज़्यादातर जो रीज़न होता है वो अनीमिक वेमेन होती हैं, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रॉपर ये सब नहीं मिल पाता, ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। यहाँ पे दूसरा ऑथर ने जो यहाँ पे इस आर्टिकल में बताया वो ये बताया कि जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो नहीं मिल पाती कई बार, तो जो नियरेस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होता है वहाँ तक वुमेन पहुँच नहीं पाती है। ये भी आप ऐड कर लेना है ना, कि बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, है ना। मनी एक हमेशा से इस इशू रहता है, स्पेशली जो ट्राइबल एरियाज़ रहते हैं वहाँ पे पैसे की कमी भी कई बार हो जाती है, एंड विच कैन बी अ रीज़न फॉर दैट कि आप लोग इतना मतलब प्रोवाइड नहीं कर पाते कई बार। अगर किसी को प्राइवेट में जाना है या इस तरीके से जाना है तो दे कैन नॉट अफोर्ड दैट थिंग, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। देन डॉक्टर्स की कमी, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि देर आर हेल्थ केयर डिस्पैरिटीज़, डॉक्टर्स की कमी, हेल्थ सेंटर्स की कमी, ये भी कई रीजन्स में है। तो यहाँ पे आप ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए। हेल्थ केयर डिस्पैरिटी, ये देखो ट्रांसपोर्टेशन का कंस्ट्रेंट मैंने आपको बताया था, दैट इज सेपरेट हेडिंग। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ में जो कमी है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। इसके अलावा मैटरनल डेथ की डेफिनेशन, मैटरनल रेट का डेफिनेशन लिख लेना एक बार। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट का डेफिनेशन, तो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट इज अ हेल्थ इंडिकेटर जो कि मेजर करता है नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ। ये इंपॉर्टेंट है, कितनी मैटरनल डेथ हुई है पर 1 लाख लाइव बर्थ। इसमें 1 लाख लाइव बर्थ देखी जाती हैं, याद रखिएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक इन द हेल्थ केयर सिस्टम। और इसमें बस ये याद रखें कि जो डिनोमिनेटर है वो पर 1 लाख लाइव बर्थ है ना। तो कई लोग 1000 से कंफ्यूज हो जाएंगे, 10,000 से कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कुछ नहीं है, 1 लाख लाइव बर्थ है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। आगे मूव करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे है ड्राफ्ट डिजिटल कंपटीशन बिल। अब एक ड्राफ्ट डिजिटल कंपटीशन बिल लाया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक कमेटी बनाई थी डिजिटल कंपटीशन लॉ के नाम की, और इसने कहा कि भाई एक सेपरेट लॉ चाहिए फॉर द कंपटीशन इन डिजिटल मार्केट्स, स्पेशली फॉर द डिजिटल मार्केट्स एक सेपरेट लॉ चाहिए। देखो अभी ऑलरेडी हमारे यहाँ कंपटीशन के रिगार्डिंग एक एक्ट है, कंपटीशन एक्ट 2002 का, है ना, और उसके अंतर्गत कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी बनाया गया है। बट दैट इज नॉट वेरी वेल वर्स्ड फॉर हैंडलिंग दिस डिजिटल मार्केट, क्योंकि डिजिटल मार्केट तब इतना डेवलप्ड भी नहीं था 2002 में। अब तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ग्रो कर चुकी है, एआई आ गया है, डिजिटल, तो डिजिटल मार्केट्स को हैंडल करने के लिए एक लॉ बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कहा है, ठीक है ना। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है आपको कि यहाँ पे दो एक डिफरेंशिएशन किया गया है ऑथर के द्वारा, कि जो कंपटीशन एक्ट था वो एक्स पोस्ट फ्रेमवर्क है। याद रखिएगा एक्स पोस्ट फ्रेमवर्क है, ये लिख लो कि कंपटीशन एक्ट 2002 का जो था वो एक्स पोस्ट फ्रेमवर्क था। अब एक्स पोस्ट फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी पावर्स का इस्तेमाल सिर्फ तभी कर सकता है जब ऑलरेडी कहीं ब्रीच ऑफ कंपटीशन हुआ हो, मतलब कि ओनली आफ्टर एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट हैज अकर्ड, मतलब जब तक एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट नहीं होगा तब तक सीसीआई अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके प्रिवेंटिव रूप से कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फ्रेमवर्क। जो नया लॉ बनाने की बात की जा रही है डिजिटल मार्केट्स के लिए, उसको एक्स एंटे कॉम्पिटिशन रेगुलेशन बनाया जाएगा। ये भी आप लोग लिख लीजिए, ये तो एक नया चीज़ है, एक्स एंटे कॉम्पिटिशन रेगुलेशन बनाया जाएगा। एक्स एंटे कॉम्पिटिशन रेगुलेशन का मतलब क्या है कि अगर वो प्रीएम्प्टिवली या प्रिवेंटिवली भी कुछ करना चाहें डिजिटल स्पेसेस में तो वो कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों छोड़ा गया है कि भाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑथर का ये कहना है कि सबसे पहले तो डिजिटल मार्केट जो है बहुत ज़्यादा इनके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट होता है और बहुत ज़्यादा इनको ग्रोथ का चांस रहता है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है ना कम टाइम पीरियड में। तो एक ये रीज़न है। दूसरा इन्होंने कहा कि नेटवर्क का भी इसमें इफेक्ट मिलता है, नेटवर्क, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, और इसके अलावा नंबर ऑफ यूजर्स ऑलरेडी इंडिया में बहुत ज़्यादा है डिजिटल मार्केट के, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोग भी हैं जो कि जिनके ऊपर एक कहना चाहिए कि जिनको प्रोटेक्शन चाहिए स्पेशली फ्रॉम द एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़। तो इस कारण से यहाँ पे प्रिवेंटिवली भी वो एक्ट कर सकते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब कुछ बेसिक फ्रेमवर्क मैं आपको बता दूं, तो ये जो ड्राफ्ट बिल है ये ईयू के अलावा ऐसा एक्स एंटे कहीं नहीं है, एक्स एंटे रेगुलेशन केवल ईयू ने प्रोवाइड किया है। तो हमने एक्चुअली एक तरीके से टेम्पलेट ईयू डिजिटल मार्केट एक्ट को ही बनाया है। तो हमारा भी जो टेम्पलेट है वो ईयू डिजिटल मार्केट्स एक्ट ही है।
It does not intend to regulate all the digital enterprises and places obligation only on those that are dominant in the digital market. तो पूरे के पूरे डिजिटल एंटरप्राइज को ये नहीं रेगुलेट करेगा, लेकिन केवल डोमिनेंट जो है डिजिटल मार्केट में सेगमेंट्स में उनको करेगा, ठीक है ना। तो ड्राफ्ट बिल ने अभी 10 कोर डिजिटल सर्विसेज को आइडेंटिफाई किया, जैसे ऑनलाइन सर्च इंजन हो गए, सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज हो गई, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, इनको टारगेट किया है जहां पर वो कर सकते हैं। एंड ड्राफ्ट विल प्रिस्क्राइब सर्टेन क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स फॉर द सीसीआई टू आइडेंटिफाई द डोमिनेंस ऑफ डिजिटल एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो कैसे डोमिनेंस को डिटरमाइन करेंगे, तो बेसिकली फाइनेंशियल स्ट्रेंथ टेस्ट होगा, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ टेस्ट या सिग्निफिकेंट स्प्रेड टेस्ट। तो एक तो स्प्रेड कितना है और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, ये दोनों चीज़ें देखी जाएंगी, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके अलावा एक एंटिटी को इवन इफ द डिजिटल एंटरप्राइज डज नॉट मीट द क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, द सीसीआई मे डेजिग्नेट एन एंटिटी एज सिस्टेमिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइज, SSDE। अब यहाँ पे एक नया क्लासिफिकेशन कर दिया है कि आप किसी भी डिजिटल एंटरप्राइज को SSDE यानी कि सिस्टेमिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइज इसको कैटेगराइज किया जाएगा, है ना। और ये मेन इनका ये ऑब्लिगेशन है कि जो SSDE रहेगा वो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस ना करे, तो ये मेजर एम रहेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस बिल, ड्राफ्ट बिल, और क्या क्या चीज़ें हैं एक्स एंटे एक्स पोस्ट आपको समझ में आ गया होगा, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हम लास्ट जो आएंगे, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट आएंगे एडिटोरियल पार्ट पे, अब बजट दैट ड्राइव्स ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे फाइनेंशियल बजट 2024-25 की बात ऑथर ने की, बहुत ही अच्छा आर्टिकल था ये। इसमें सबसे पहले जो ऑथर ने बोला कि क्या हमको दिमाग में रखना है, तो इन्होंने कहा कि भैया एक तो शॉर्ट टर्म गोल हमको रखना है ग्रोथ का 7% कम से कम, एंड मीडियम टर्म जो ग्रोथ होना चाहिए 7 to 7.5% रियल GDP ग्रोथ होनी चाहिए। इसके अलावा ऑथर ने एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कही कि हमको जो रिड्यूस करना है अपना फिस्कल डेफिसिट, हमारा जो 5% के लेवल के आसपास आ गया है, उसको हमको रिड्यूस करना है टू 3% विद इन द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। अगले 3 से 4 साल में हम उसको 3% अगर कर पाए, तो जो हमारा FRBM एक्ट था यानी कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बजट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, उसके हम टारगेट को अचीव कर लेंगे। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि अगर हमको सस्टेनेबल यानी कि स्टेबिलिटी चाहिए 7% ग्रोथ रेट की, तो हमको रियल इन्वेस्टमेंट रेट लगभग 35% करना पड़ेगा, रियल इन्वेस्टमेंट रेट। और ये अचीव करने के लिए जो अभी हमारा मतलब लगभग फॉर्मेशन है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट रेट, वो लगभग 33% का आ रहा है। तो हमको 35% अचीव करना है, विच विल बी वेरी क्रिटिकल फॉर द सस्टेन ग्रोथ। इसके अलावा ऑथर ने कहा हाउस होल्ड सेक्टर को काफ़ी सेविंग करने की जरूरत है, सेविंग नीड्स टू कम फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर, यानी कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको भी बढ़ाने की जरूरत है। तो ऑथर ने वही कहा कि हाउस होल्ड सेक्टर की सेविंग बढ़ाओ, तो ऑब्वियसली वो बैंकिंग सेक्टर में आएगा और फिर उसका यूज किया जा सकता है ना। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि नेक्स्ट जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं उनका जो हमको कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है, तो दैट देयर कंट्रीब्यूशन नीड्स टू इंक्रीज, है ना, एक्सपोर्ट्स का। देन ऑथर ने कहा है कि भैया सेंटर जो है इट इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव द हायर टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ने की संभावना है, मतलब ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ेगा। तो एलोकेशन जो होना चाहिए वो हमारा प्रॉपर होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा हम फिस्कल डेफिसिट को ना बढ़ने दें, है ना। 5% से ज़्यादा तो अभी नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा उसको 4 सालों में 3% के आसपास करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑथर ने यहाँ पे एक बात कही है जो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, है ना। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की ऑथर ने, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने की जरूरत है, मतलब कि जो एक्सपेंडिचर है यानी कि जो कैपिटल फॉर्मेशन में यानी कि इन्वेस्टमेंट में जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ाने की जरूरत है। देन टैक्स मेजर्स लेने की जरूरत है ताकि टैक्स रेशनलाइजेशन हो सके, है ना। एंड दीज आर द थिंग्स विच ऑथर हैज मेंशन्ड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब लास्ट यहाँ पे IIT मद्रास जो है उसने एक मिनरल नैनो पार्टिकल्स विद वाटर, है ना, वाटर के जो नैनो ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं। देखो ऑथर ने कहा है कि जो वाटर के नैनो ड्रॉपलेट्स होते हैं जो नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, माइक्रो ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, विच आर 1000 ऑफ अ साइज ऑफ अ टिपिकल रेन ड्रॉप, एक टिपिकल रेन ड्रॉप के 1000 साइज का जो होता है नैनो पार्टिकल वाटर का, अगर हम उसके जेट से किसी मिनरल पे वो करें, रिएक्ट करें, तो बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होती है, ये उन्होंने निकाला है। दे हैव शोड दैट द माइक्रो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कैन ब्रेक मिनरल्स इनटू नैनो पार्टिकल्स। तो मिनरल्स को नैनो पार्टिकल में ब्रेक कर सकते हैं कौन? माइक्रो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। IIT मद्रास ने ऐसा
खोज निकाला। तो आप लोग बस ये रिसर्च लिख लीजिए। एविडेंस है जिसके बारे में उन्होंने बताया कि वाटर ड्रॉपलेट्स दे इनेबल द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि बल्क वाटर नहीं कर पाता है। तो बल्क वाटर नहीं कर पाता, लेकिन जो माइक्रो ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के, वो बहुत जल्दी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन मिनरल्स में कर देते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा वाटर जो माइक्रो ड्रॉपलेट्स फॉर्म में रहते हैं बहुत जल्दी केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, है ना। एंड इसके अलावा न केवल जल्दी होते हैं बल्कि उसमें दे आर ऑल्सो गुड कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, दे आर ऑल्सो अ वेरी गुड कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है ना। तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे जो ऑथर ने आप लिखाए थे। इसके अलावा एक याद रखिएगा, एक ऐसा कौन सा फोर्स होता है जो ड्रॉपलेट्स को स्फेरिकल रखता है, तो यहाँ सरफेस टेंशन लिखा हुआ है। तो ये भी अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, यूपीएससी पूछ सकता है कि कौन सा फोर्स है जो कि ड्रॉपलेट्स को स्फेरिकल शेप में रखता है, तो दैट इज सरफेस टेंशन। So that is it for the day. I hope you got clarity. That is it. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.